हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, हम कल की वीडियो में देखे थे कि पर्यावरण क्या होता है, उसकी चिंताएं क्या हैं और समस्याएं क्या हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे पर्यावरण की संरचना क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं। तो बच्चे, हम कल ही आपको बताए थे कि पर्यावरण के दो घटक हैं। एक होता है बायोटिक यानी जैविक घटक, दूसरा होता है अबायोटिक यानी कि अजैविक घटक या भौतिक घटक। इसमें एक और होता है आपका, जिसको कि हम सांस्कृतिक घटक घटक बोलते हैं, सांस्कृतिक घटक। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं पहले जैविक घटक के बारे में कि क्या होता है ये। तो जैविक घटक आप सबको मैंने बताया था कि पर्यावरण में दो ही तरह के खास तौर पे चीजें पाई जाती हैं, एक सजीव या एक निर्जीव। ठीक है, तो सजीव जो होती हैं उसको हम बायोटिक यानी जैविक घटक के तहत देखते हैं। जैसे कि हमारा आता है प्लांट और एक आता है जीव, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट भी दो तरीके के होते हैं और एक खास तौर पे स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ परपोषी प्लांट भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कीड़े बैठते हैं तो वो बंद कर लेते हैं, उन्हें खा लेते हैं। तो उस तरह की प्रजाति वाले जो प्लांट्स होते हैं वो परपोषी होते हैं, दूसरों पे निर्भर होते हैं। और बाकी ज्यादातर प्लांट स्वपोषी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से कहीं ना कहीं अपना भोजन खुद बनाते हैं और अपना पोषण खुद से करते हैं, इसलिए स्वपोषी होते हैं। और जो है खाद्य श्रृंखला में इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो दूसरे आते हैं हमारे घटक जैविक घटक में जीव। और जो जीव होते हैं खास तौर पे ये परपोषी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्वपोषी भी होते हैं, जिसको जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं करता है वो, जबकि जीव है, प्लांट नहीं है। ठीक है, और परपोषी खास तौर पे सभी जीव परपोषी ही होते हैं। जैसे हम अगर इनको बांट कर देखें तो हमारे जो आसपास होते हैं तीन तरह के जीव होते हैं। एक को बोलते हैं सैप्रोफाइट यानी मृत जीवी। मृत जीवी वो जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं कहीं न कहीं मरी हुई चीजों पे, चाहे वो वनस्पति हो या कोई मरा हुआ जीव हो। उनके ऊपर जो जीव भोजन के लिए अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं, उन्हें हम मृत जीवी या सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। जैसे कवक और बैक्टीरिया, आप देखे होंगे कि दीमक भी होता है, अगर लकड़ी वगैरह सड़ जाती है तो वहाँ दीमक लग जाता है। आप देखे होंगे जो कवक होते हैं मरी हुई चीज़ों पे वहाँ फंगस वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं मृत जीवी होती हैं। और बच्चे देखें, दूसरा हमारा जो जीव होता है परजीवी, जिसे बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में क्या आते हैं, जैसे वे जीव आते हैं जो किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि जोंक होती है, जोंक जो होती है ना, आप तालाब वगैरह में ज्यादातर जीव पाए जाते हैं, पानी वाला कीड़ा होता है। वो अगर किसी से चिपकता है तो उसका खून चूसने लगता है, यानी कि दूसरों के ऊपर निर्भर होता है और जीवित लोगों के ऊपर निर्भर होता है, ध्यान देना है। और जूं आपने देखा होगा कि खास तौर पे महिलाओं बच्चियों के सर में जुआ होता है, जो नहाती वहाती मतलब नहीं नहाती भी हैं, फिर भी कभी कभी जुआ पड़ जाता है। तो वो जुआ क्या करता है ना, उनके सर में ही घर बना के रहता है और उसी में खाता पीता रहता है। ठीक है, उनके ऊपर पूरा जीवन डिपेंड रहता है। तो जुओं को भी हम लोग पैरासाइट्स या परजीवी के रूप में देखते हैं। और तीसरी श्रेणी में जो हम जीव को रखते हैं, यानी जीव जो हमारी तीसरी श्रेणी है, उसको होलोजोइक बोलते हैं या आप समभोजी बोलते हैं। ठीक है, और समभोजी जीव में वे जीव आते हैं जो जीव मतलब जीव में क्या आएगा, प्लांट और जो हमारे बाकी एनिमल हैं, उनसे जो उत्पाद होता है उनसे वो अपना पोषण करता है, उसे हम लोग समभोजी या होलोजोइक बोलते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, हम आदमी हो गए, बंदर हो गया, भालू हो गया। तो ये कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे जीव होते हैं जो प्लांट और मनुष्य के उत्पाद पे जीवन जीते हैं और ये ठोस और तरल दोनों भोजन लेते हैं और भोजन खास तौर पे ये मुंह से लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं बच्चे, ये हमारे सारे जो कंपोनेंट्स थे, जो घटक थे, ये बायोटिक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, जो बायोटिक घटक है उसके बाद आता है अबायोटिक घटक या अजैविक घटक भी बोलते हैं इसे, अजैविक या फिर भौतिक घटक बोलते हैं, भौतिक घटक। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे स्थल मंडली घटक होता है। स्थल मंडली मतलब हमारे जो स्थल पे रॉक हो गया, मृदा हो गई, ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं स्थल मंडली घटक आते हैं, अबायोटिक के अंतर्गत आते हैं, भौतिक के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के हमारे हिस्से हैं। वायुमंडल के बारे में आपने सुना होगा, वायुमंडल भी होता है। जलमंडल में झील, तालाब, नदियां, बहुत सारी चीजें आती हैं, जलाशय आते हैं। तो ये सब क्या है,
ये जो है कहीं ना कहीं अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हम बात करते हैं स्थल मंडली में घटक में, तो इसमें खास तौर पे हम मृदा के बारे में पढ़ते हैं। और मृदा क्या है और मृदा कैसे जो है कि कहीं ना कहीं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में अगर हम देख लें तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या क्या होता है। इस मृदा में 4 तरह के हम कंपोनेंट देखते हैं। मृदा परिच्छेदिका इसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी को अगर आप खोदेंगे और खोदेंगे तो कई सारी लेयर बनती जाती है, ठीक है। आप पहले हल्की मृदा आएगी, फिर उसके नीचे थोड़ी कड़ी आएगी, फिर दाना दाना रेता टाइप आएगा, फिर उसके बाद और बड़ा बड़ा कंकड़ आएगा, उसके बाद एकदम चट्टान आ जाती है, ठीक है। तो ये 4 लेयर होती हैं। थोड़ा सा स्टॉप करो। तो बच्चे यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि जो मृदा होती है ना, उसकी संरचना कुछ ऐसे लेयर में डिवाइड होती है, ठीक है। मृदा को हम उसके लेयर के हिसाब से बांट दें अगर, तो हम देखेंगे जो एकदम नीचे की लेयर होती है, यानी मिट्टी खोदते खोदते जाएंगे ना तो एकदम नीचे चट्टान हो जाती है, तो उसको हम बेड रॉक बोलते हैं, बेड रॉक, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आधार शैल हिंदी में। उसके बाद की जो लेयर होती है ना वो थोड़ी सी हल्की होती है, कंकड़ होता है, जिसको हम पैरेंट रॉक बोलते हैं। पैरेंट रॉक यानी कि इसके जो क्षरण से, इसके टूटने की वजह से कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें बनती हैं और छोटे भाग में उसको बेटा बोलते हैं सब सॉयल, और वो यहाँ पे होती है, यानी ये टूट टूट के बनता है, ऊपर चला जाता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं निर्माण होता है सब सॉयल का या उपमृदा का। इसको हिंदी में उपमृदा बोलेंगे। उसके बाद जो होता है इसका भी छोटा हिस्सा आता है यहाँ पे, ये होता है टॉप सॉयल यानी ऊपरी मृदा। ये बहुत ही पतली हो जाती है, यानी कि अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे उपजाऊपन की ओर जाती है। और उसके बाद जो आता है एकदम ऊपरी लेयर, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस में क्या होता है कि जब हमारे पेड़ पौधे पत्तियां वगैरह जो सड़ती गलती हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो एक ऑर्गेनिक तत्व बनता है, तो वो सब जो एक लेयर बना लेता है पतला सा। आप देखेंगे मिट्टी का जब खोदेंगे ना तो पतला काला नीला, नीला नहीं मतलब काला लाल टाइप का कुछ मिट्टी दिखती है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमस ह्यूमस का अंश ही होता है। खास तौर पे जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं वहाँ पे तो कम होता है, बाकी जो आपके एरिया होते हैं उसके बाद वाले जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, बरसात वगैरह होती है, वहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मृदा के ये 5 लेयर होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो टॉप लेयर होती है बहुत सारे इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं ह्यूमस के अलावा। और पूछा जाता है जैसे आयरन हो गया, आपका देखेंगे कि उसमें जिंक हो गया, बहुत सारे जो तत्व होते हैं पाए जाते हैं। इसमें आपको पूछा जाता है कि मृदा की जो ऊपरी लेयर है उसमें कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। मृदा की ऊपरी लेयर में ऑक्सीजन पाया जाता है। बात सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन हमको दिखबे नहीं करता है, तो वो अंदर रहता है इसलिए वो नहीं दिखता है, जैसे पानी का नहीं दिखता है। तो बच्चे हमने देखा स्थल मंडली में मृदा होती है और मृदा का इस संरचना कुछ इस तरह का होता है जो कि भौतिक घटक जो होता है पर्यावरण का उसके तहत आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्थल मंडली घटक। अब हम बात करेंगे वायुमंडली घटक की, ठीक है। तो वायुमंडली घटक को भी फटाक से देख लेते हैं और उसके बाद जल मंडल रहेगा तो उसको हम बाद में देखेंगे। अब चलिए बात करते हैं वायुमंडली घटक की, ठीक है। तो ये जो है हमारा वायुमंडली घटक है अबायोटिक में, उसमें हम वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वायुमंडल का अर्थ होता है वायु का घेरा, ठीक है। तो जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घेरा है बच्चे, उसी को हम वायुमंडल बोलते हैं। और आप सबको पता है कि वायुमंडल जो बना होता है खास तौर पे 2 चीजें पाई जाती हैं, जो है धूल कण होते हैं और गैसें होती हैं, आर्द्रता होती है। ये जो कहीं वायु आर्द्रता कुछ धूल कण होते हैं, यही जो कंपोनेंट है वायुमंडल में होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो है अर्थ है, जैसे यहाँ पृथ्वी है, इसके ना मतलब ये ब्रह्मांड में है तो हवा का घेरा तो सभी तरफ है, लेकिन कुछ ऊंचाई तक जो हमारी पृथ्वी को ये जितना एरिया हवा का प्रभावित करता है, हम उसी को अपना वायुमंडल कह देते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल कह देते हैं जो हमारी पृथ्वी को प्रभावित करता है। अब उसको हम उसकी विशेषता के आधार पे, अब जैसे कहीं हवा ज्यादा है, कहीं पे हवा कम हो गई है, कहीं पे तापमान ज्यादा है ऊपर जाने पे, कहीं पे कम हो गया है, तो इन सभी विशेषताओं के आधार पे हम वायुमंडल को कम से कम 5 लेयर में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के चारों तरफ जो है हवा है।
अब हवा कहीं ना कहीं हर हवा के मतलब ऊपर जाने के बाद इसकी जो टेम्परेचर वायु दाब वगैरह कम ज़्यादा हो रहा है, उसके आधार पे हम बांट दिए हैं। तो जो पहली लेयर है जो कि लगभग 13 किलोमीटर या कहीं कहीं देखते होंगे 18 किलोमीटर होता है, उतनी ऊंचाई को हम मान लेते हैं, नाम देते हैं ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो यहाँ जो लेयर है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। थोड़ा सा और ऊंचाई पे जाएं तो यहाँ जो लेयर हम मानते हैं इसको हम मानते हैं मध्य मंडल या मीजोस्फियर। इसके ऊपर भी जाएंगे तो हम देखेंगे आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद जो होता है बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर आता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी वायुमंडल की संरचना और डिवाइडेशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हर जो है लेयर है उसकी विशेषता क्या क्या है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अपना अर्थ से वायुमंडल के आखिरी छोर तक यानी बाह्य मंडल तक हमने एक कट कर लिया यहाँ से पोर्शन, और इसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये हमारा वायुमंडल का लेयर है इसको हम खास तौर पे ना तापमान के घटते और बढ़ते क्रम में बांट देते हैं। जैसे अगर हम पृथ्वी से समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो पहले 13 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर तक तापमान जो है बहुत तेजी से घटता है। ठीक है। यानी नीचे तापमान ज़्यादा होगा, ऊपर जाने पे घटने लगता है। फिर और ऊपर जाएंगे तो फिर बढ़ने लगेगा, फिर और ऊपर जाएंगे फिर घटने लगेगा। तो इस तरह से हम लेयर को बांटे हुए हैं। ठीक है। तो चलिए पहली लेयर की बात करते हैं जिसका नाम है क्षोभ मंडल, और यहाँ पे हमने बनाया है ट्रोपोस्फियर या फिर क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की पहले देखते हैं ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभ मंडल समुद्र तल से यानी पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊंचा जाने पे जो पाया जाता है जो हवा का घेरा, उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। और आपको एक चीज और बता दें कि जो ये पृथ्वी है इसके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप सबको पता है कि साउथ पोल पे ना और नॉर्थ पोल पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, सनलाइट वहां जाती नहीं है। तो बर्फ होने की वजह से ये इतना ज्यादा ठंडा होता है एरिया कि वहाँ की हवा भी जो होती है वो बहुत ठंडी हो जाती है। ठंडी होने की वजह से जो है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है, वो नीचे चली जाती है। ठीक है। वायु दाब बढ़ जाता है, यहाँ पे नीचे उतर जाती है। इस वजह से जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई जो होती है ध्रुवों पे 8 किलोमीटर होती है। और वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ विषुवत रेखा पे आएंगे तो यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होने की वजह से हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने की वजह से जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है विषुवत रेखा पे कहीं ना कहीं 18 किलोमीटर हो जाती है। तो हमारा ध्रुव की ओर ऐसे जाने पे जो हमारा क्षोभ मंडल है ऊंचाई ऐसे बढ़ती है फिर ऐसे घटेगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 किलोमीटर, यहाँ 18 किलोमीटर। ठीक है। अब देखते हैं बच्चे कि जो हमारा क्षोभ मंडल है अगर हम यहाँ अगर हम 165 मीटर समुद्र तल से क्षोभ मंडल में ऊपर जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। आप देखे होंगे कि कुछ लोग अगर ऊपर पैरासूट लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ना मोटा जैकेट पहन के जाते हैं, या हेलीकॉप्टर से अगर वो कूदने वाले होते हैं, बहुत सारे स्टंट करते हैं तो बहुत मोटा चीज पहने होते हैं ताकि उन्हें ठंडी ना लगे, नहीं वो जम जाएगा शरीर, ऊपर ही मर जाएंगे। ठीक है। तो ऊपर जैसे जैसे देखिए हम जा रहे हैं तो तापमान जो है वो नीचे कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, यानी कि लगभग 10 किलोमीटर ऊपर जाने में -60 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है। तो ये हमारे क्षोभ मंडल की एक विशेषता हो गई कि ऊंचाई बढ़ने पे तापमान कम होता है। दूसरी विशेषता ये है बच्चे कि जितने भी आंधी तूफान बिजली वगैरह जो भी चीज़ें मौसमी घटनाएं घटती हैं सब की सब क्षोभ मंडल में ही घटती हैं। यानी कि अगर बारिश हो रही है और आप यहाँ समताप मंडल में बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आपके ऊपर बारिश नहीं होगी। बारिश जो भी होगी क्षोभ मंडल के नीचे ही होगी, ऊपर बारिश आंधी बिजली कुछ नहीं आता है। ठीक है। तो जो भी ये सब घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में ही घटती हैं। ये सब पूछा जाता है कि मौसमी घटनाएं कहाँ घटती हैं, तो क्षोभ मंडल में। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी विशेषता हो गई क्षोभ मंडल की। अब हम आगे चलते हैं बच्चे और देखते हैं कि जो हमारा समताप मंडल है वो समताप मंडल की क्या विशेषता है।
तो समताप मंडल में हम देखेंगे बच्चे कि इसमें जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे हमारा तापमान जो है वो बढ़ता जाता है, यानी अब -60 से लेकर के लगभग 0 या 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है समताप मंडल में, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होता है। यहाँ का जो मौसम होता है बड़ा ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा उतराव चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से यहाँ पे जो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं इसी में उड़ाए जाते हैं। जो मौसम वाले गुब्बारे होते हैं, मौसम की स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट लोग भेजते हैं, तो वो गुब्बारा भी कहीं ना कहीं यहीं उड़ाया जाता है, ठीक है। तो ये समताप मंडल की विशेषता की वजह से ही हो पाता है। वहाँ मौसमी घटना कोई भी आंधी तूफान बारिश कुछ नहीं आता है, ठीक है। एक और विशेषता है, पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओजोन लेयर आने वाली सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे रक्षा करती है, तो वो ओजोन लेयर जो होती है बच्चे ये समताप मंडल में ही पाई जाती है, ठीक है। और समताप मंडल में और ओजोन की पूछा जाता है कि जो मोटाई है कैसे मापते हैं, तो डाप्सन में मापते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें ध्यान देना होता है। तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने तीसरा जो हमारा लेयर आता है बच्चा, उसे हम बोलते हैं मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। और मध्य मंडल की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो भी उल्कापिंड नाम सुने होंगे, ऊपर से जो अंतरिक्ष से चट्टानें वगैरह आती हैं, तो वो जब हमारे यहाँ पे मध्य मंडल में आती हैं तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन, घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वहाँ जल जाती हैं और पृथ्वी पर कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाती हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है आयन मंडल। आयन मंडल का अर्थ होता है, आयन का अर्थ होता है चार्ज पार्टिकल, यानी प्लस माइनस चार्ज, ठीक है। और प्लस माइनस चार्ज जहाँ भी होता है ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बहुत अच्छे से होता है, और वहाँ पे कहीं न कहीं जो है रेडिएशन चलती है, वेव जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो आयन मंडल जो होता है ना, सूर्य से जब पराबैंगनी किरणें आती हैं तो वहाँ बहुत सारी रिएक्शन होती है, और जिससे वहाँ के जो पार्टिकल होते हैं आयनिक फॉर्म में टूट जाते हैं, और ये रेडियो तरंगे यहाँ पे आसानी से जनरेट होती हैं, मूव करती हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, हम सबको पता है कि जब हम इंटरनेट मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो उसके लिए रेडिएशन या रेडियो तरंगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसके लिए क्या करते हैं, हम मैसेज को एक देश से दूसरे देश, एक जगह मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजने के लिए हम इस आयन मंडल का प्रयोग करते हैं। कैसे, हमें क्या करना है ना, हम एक सैटेलाइट जो होता है, उपग्रह जिसे बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह, वो भेज देते हैं रॉकेट से लॉन्च करके यहाँ पे। अब यहाँ उपग्रह कोई भेज दिए, हमने अपना कनेक्शन यहाँ से बनाए हुए हैं, अब यहाँ बैठ के हम ऑपरेट करेंगे, यहाँ से रेडिएशन भेजेंगे, यहाँ से मैसेज भेजेंगे, ये मैसेज जाएगा इस उपग्रह के पास, और ये क्या करेगा, मान लीजिए ए ने बी को कॉल किया, तो यहाँ से जो ये मैसेज है फिर बी को भेज देता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो आयन मंडल का प्रयोग हम करते हैं कहीं न कहीं रेडियो तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, ठीक है। और बच्चे इसके बाद आता है हमारा एक्सोस्फीयर, जिसको कि हम बाहरी जो है कहीं न कहीं बाह्य मंडल बोलते हैं, और वहाँ पे उसके बाद जो है हम अपना वायुमंडल नहीं गिनते हैं, कहते हैं बस हमारा वायुमंडल यहीं तक रहेगा, उसके बाद वो चीज़ें अंतरिक्ष में मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये काफ़ी लो गैस हैं, ठीक है। और आप सबको ये चीज़ें आपको पता होंगी कि जो हमारे गैस वायुमंडल में होती है, ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा बचपन से ही कि नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है 21% है, अब 21 से कम हो गई है, ठीक है। CO2 की जो मात्रा होती है 0.103% होती है, उसी में फिर आर्गन भी होती है। ये सब सारी चीज़ गैसें जो हैं हमारी वायुमंडल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और भी बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होती हैं, ठीक है बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो बायोटिक अबायोटिक घटक थे उनके बारे में हमने देखा, जो भी बचा हुआ है उसके बारे में हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।